अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भलीकार था चऊं। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत के 3 महीना थी चुका आहिनि ऐं रुगो 3 महीननि अंदरि उहे समूरियूं इत्तेहादी पार्टीज़ जिनके सहारे ते जिनके आसरे ते ही इत्तेहाद थियो ऐं जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उनखे घर भेड़ो कयो वियो। ऐं हाणे असीं ॾिसूं था त रुगो 3 महीननि अंदरि हुकूमती सफ़ुनि में ॾार ज़ाहिर थियणु शुरू थिया आहिनि। न रुगो ॾार ज़ाहिर थिया आहिनि पर रद्द अमल जा ऐलान बि कया पिया वञनि ऐं गॾोगॾु इहे ॻाल्हियूं बि कयूं पियूं वञनि त असीं न रुगो रद्द अमल ॾींदासीं बल्कि कहिड़े वक़्तु बि मुआहिदा हुजनि, हथु छॾाइणो हुजे, असां उहो सभु करे सघूं था। छाकाणि त जिन वाइदनि ते जेके असां सां वाइदा कया विया, जेके मामला सेट थिया, जेके मुआहिदा थिया, उन ते ही हुकूमत न त अमल करे पई पर अमल करण त परे जी ॻाल्हि ध्यानु ॾियण जे लाइ तयारु न पियो ॾिनो वञे। इत्तेहादनि खे मुसलसल इग्नोर कयो पियो वञे। नज़रअंदाज़ जूं जेके शिकायतूं आहिनि तमामु घणी वधियूं, जंहिंखां पोइ अॼु नाज़रीन वज़ीर आज़म साहब पाण मुलाक़ात कई आहे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट सां, BAP अॻवाननि सां मुलाक़ात कई आहे, जिते पिणु तमामु घणियूं शिकायतूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म जे साम्हूं बि उनखां सवाइ अव्हांखे ख़बर आहे त सिंध अंदरि बि हिकिड़ो महाज़ खुलियल आहे ऐं उहे बि इत्तेहादी आहिनि जेके मर्कज़ में इत्तेहादी पार्टीज़ वेठल आहिनि, इत्तेहादी हुकूमत में शामिल आहिनि। उनमें मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट आहे, JU आहे, उन पारां सख़्तु एहतजाज कयो वियो आहे। जेका हाणे ताज़ियूं ई मकानी चूंडूं थी गुज़रियूं आहिनि नाज़रीन, ऐं सिंध हुकूमत ख़िलाफ़ एहतजाज जो ऐलान बि साम्हूं आयल आहे। समूरी सूरत हाल आहे। हिकु पासे असां ॾिसूं था त नई हुकूमत लाइ तमामु घणा मसइला आहिनि। हाणे हीअ हुकूमत पंहिंजनि मसइलनि ते ध्यानु ॾींदी या अवामी मसइलनि ते ध्यानु ॾींदी, छाकाणि त हीअ 3 महीना जिते हुकूमत लाइ, हुकूमत जे इत्तेहादनि लाइ ॾुखिया रहिया आहिनि, उते ई असां ॾिसूं था त अवाम लाइ बि हीअ 3 महीना तमामु घणा महांगा साबित थिया आहिनि। उन मथां तमामु घणा ॻरा रहिया आहिनि, छाकाणि त महांगाई हुजे, लोड शेडिंग हुजे, क़ीमतुनि में वाध वारो सिलसिलो हुजे या ॿिया मामला हुजनि, अवाम 3 महीना अज़ाब में घारिया आहिनि। त हाणे ईंदड़ ॾींहं में छा मंज़रनामो जुड़ंदो, हुकूमत कहिड़े रीति इन्हनि मामलनि खे हल कंदी ऐं गॾोगॾु जेके इत्तेहादनि खे परचाइण जूं कोशिशूं आहिनि उहे छा कामयाबु थी सघंदियूं, छा ही जेको इत्तेहाद आहे इहो ईंदड़ आम चूंडनि ताईं हली बि सघंदो या न हली सघंदो, हुकूमत वटि आछण जे लाइ ऐं इत्तेहादनि वटि वठण जे लाइ हिन वक़्तु कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि। कुझु ॿियूं बि अव्हांखे ख़बरूं आहिनि त एहतजाज बि थी रहियो आहे मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ 2 जुलाई जो ऐलान करे चुकी आहे इस्लामाबाद जे परेड ग्राउंड ते जलसे जे हवाले सां, ऐं उनखां सवाइ जमायत इस्लामी जो जेकर ज़िक्र कयूं था त करप्शन ऐं महांगाई ख़िलाफ़ उन्हनि जो हिकु ट्रेन मार्च बि पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवां आहे। समूरनि मामलनि खे ॼो की प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं ऐं इहो बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं त जेको टैक्स मथां टैक्स लॻायो पियो वञे, आख़िर इहो ॿुधण में ज़रूरु अचे पियो त असीं डिफॉल्ट थियण खां बची विया आहियूं, डिफॉल्ट वारी पोज़ीशन खां निकिरी आया आहियूं, पर हुन जो लाभ, हुनजो जेको रिलीफ आहे उहो अवाम खे केसि ताईं मिलंदो, इनखे बि अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदा। त जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ सां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि, सनतकार आहिनि ऐं नाज़रीन मुस्लिम लीग नून जे बिज़नेस फोरम जा सदर आहिनि इश्तियाक बेग साहब मूंसां गॾु कराची स्टूडियो में मौजूद आहिनि। बेग साहब, आपको वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में। उनखां सवाइ नाज़रीन जमायत इस्लामी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, उहे मूंसां गॾु वीडियो लिंक जे ज़रिए जो कि प्रोग्राम में शरीक आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि सैफुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ MNA आहिनि ऐं कुझु देरि खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि सेनेटर ज्ञानचंद साहब, उहे पिणु अॼोके प्रोग्राम में मूंखे शरीक थींदा, जॉइन कंदा। अवां सभिनी महिमाननि खे भलीकार चवां थी ऐं ॿियनि महिमाननि जी इजाज़त सां बेग साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे आगाज़ करती हूँ क्योंकि ये जो सारा इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं 3 महीने, इस पर बाद में आते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादियों ने जो इस वक्त हाथ छुड़ाना भी शुरू कर दिया है और रद्द अमल के हवाले से भी उन्होंने इशारे देना शुरू कर दिए हैं। इस पर बाद में आते हैं। इससे पहले जो सूरत हाल है मईशत की, क्योंकि आपकी फील्ड भी है, तो कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को, क्योंकि ये तो बदस्तूर हम खबरें सुन रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, मुआहिदा हो चुका, होने जा रहा है, 2 एक साथ मिलने लगी हैं, मामला अब बेहतरी की तरफ जाने लगे, लेकिन रिलीफ का कोई ऑप्शन, कोई इम्कान इस वक्त अवाम के लिए नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बतलाऊं कि अभी आने से पहले व्हाट्सएप पे मेरी बात हो रही थी मितफ़ा इस्माइल साहब से। एक तो गुड न्यूज़ ये है तमाम व्यूअर्स के लिए कि IMF ने के साथ हमारा मुआहिदा जो है वो तय पा गया है और वहाँ से एक MOU टाइप का आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो भी हमें मौसूल हो गया है और जैसे ही हमने उसको साइन करके उनको दिया 1.9 बिलियन डॉलर हमारे पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर IMF उनको पे कर देगा। इससे कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि हमें 2.4 बिलियन जो थे वो चाइना से भी हमको हासिल हुए
फिर आज एक और अच्छी गुड न्यूज़ ये हुई है कि फ्रांस की कुछ रीपेमेंट हमने करनी थी, जो लोन हमने ले रखा था, उन्होंने भी हमें कहा, क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है इस वक्त, तो आप उसको भी हम रीशेड्यूल कर देंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और मैं थोड़ी सी इकोनॉमी को समझता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे बुरे दिन जो थे अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त ओवर हो गए। और देखिए इस वक्त ये महंगाई जो है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। एक हफ़्ते पहले मैं एम्स्टर्डम के अंदर था, मेरे साथ कुछ कुलीग्स आए हुए थे दूसरे यूरोपियन कंट्री से। उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को ये कहा कि इस साल हम आपको नई यूनिफॉर्म नहीं दिलाएंगे, आपको पुरानी यूनिफॉर्म ही पहननी है। सही। तो महंगाई पूरी दुनिया में इतनी आई है, मगर उम्मीद अब ये है कि क्योंकि पूरी दुनिया अफेक्ट हो रही है, अमेरिका भी अफेक्ट हो रहा है, इससे यूरोप भी अफेक्ट हो रहा है, इंशाल्लाह अब जितना आनी थी वो आ गई है। अब इंशाल्लाह नीचे की तरफ महंगाई जाएगी, और जब महंगाई जाएगी यानी कि इंटरनेशनल प्राइस में अगर पेट्रोलियम के प्राइस कम होते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत जो है बेनिफिट देगी, क्योंकि सबके सामने वो नज़र आ रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आज IMF ने, क्योंकि जब IMF अपना दरवाज़ा आप पे खोलती है तो दूसरी लैंडिंग एजेंसीज जो होती हैं वो भी खोल देती हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे हालात में जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका की तरह जा रहा है, वो अब हमारा दूर हो गया। और आपने देखा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी करेंसी जो है वो भी मुस्तहकम जो है वो हो रही है। और अगर किसी तरीके से हमने कुछ महीने गुजार लिए इस सख्ती के अंदर और कुर्बानी हमने दी, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारी मईशत जो है वो तो बेहतरी की तरफ जाएगी। दोनों साइड से होगी, यानी हुकूमत और अवाम की जानिब से, या सिर्फ अवाम पर ही मजीद बोझ पड़ना है? नाजिया नहीं, इस वक्त जब कुर्बानी दी जाती है तो सब ने देनी है। ये तो हुकूमत भी दे रही है, हुकूमत ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस अपने कर्टेल किए हैं, और डेफिनेटली आवाम भी दे रही है। आपने ये भी बात कही कि ज़ाहिर जब IMF का दरवाज़ा खुलता है तो फिर जो दूसरी लैंडिंग एजेंसी हैं उनके दरवाजे भी खुलते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा खुलने से रकम तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी सख्त किस्म की शराइत भी आती हैं। तो वो भी अगर आप बता दें कि आने वाले दिनों में होती है ना, वो IMF डिटरमिन करता है। IMF ने जितनी अपनी शराइत लगानी थी उन्होंने लगा दी, और पिछली हुकूमत ने भी उसको एक्सेप्ट किया था, हमने भी, क्योंकि डेफिनेटली मायदे के बगैर तो हमारे पास एक रास्ता था और वो था डिफ़ॉल्ट, लाइक श्रीलंका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे बच गए। और अब सिर्फ जस्ट द मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स आप देखेंगे, हार्डशिप अगर हम ये बर्दाश्त कर लेते हैं तो अब बेहतरी की तरफ इकॉनमी जाएगी। सही। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बेग साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, वो मुस्लिम लीग नून से बिलोंग करते हैं और ख़ुद भी इस इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, मईशत के मामला को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। क्या कहेंगे? वो समझते हैं कि अब जो डिफ़ॉल्ट होना था, जो सबसे बड़ा ख़तरा था, उससे हम निकल गए हैं, अब वो ख़तरा टल चुका है। अब कुछ मज़ीद महीने हैं जहाँ जब कुर्बानी भी देनी है और सख्त मुश्किल फ़ैसले भी बर्दाश्त करने हैं, इसके बाद बड़ा आसान रास्ता होगा। और ये आलमी एक मसला है। ये सारी बातें ज़रूर आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी, समाअतों से भी गुजरी होंगी सामने। तो फिर इसके बाद ये एक एहतजाज हम देख रहे हैं आज, ट्रेन मार्च जमात इस्लामी की जानिब से, उसका मकसद ज़रूर बताइएगा, और फिर क्या टारगेट्स आपके जहन में वो भी बताइएगा इस सारे कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए। आपका अभी मैंने खुशखबरी सुनी कि IMF ने हमारे लिए कर्ज़े की मंजूरी को क्लियर कर दिया है और वो कर्ज़े अब हमें मिल जाएंगे। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि है बात ये कि तेरे इल्तिफ़ाते बेजा से जो होशमंद हैं वो लोग डर ही जाते हैं। ये जो हमें खुशखबरी के तौर पे IMF के कर्ज़े की ये नवेद सुनाई जा रही है, ये तो हमारे लिए ग़ुलामी की नई जंजीरें हैं जो हमको पहनाई जा रही हैं। हमारी नस्ल दर नस्ल को मज़ीद मकरूज़ किया जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह से पूरी कौम को मकरूज़ करके और इस कर्ज़ के हुसूल के पीछे एक एजेंडा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके बारे में जहाँ पे सारी चीज़ें हमारे कौमी सियासी मंजरनामे पे वाज़ेह हैं कि हमसे कहा गया था कि अगर यूँ करोगे तो यूँ होगा और यूँ करोगे तो यूँ होगा। और इस कर्ज़े के साथ जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो कभी हमको नहीं बताया जाता। उस पॉलिटिकल एजेंडे के नतीजे में पूरे पाकिस्तान की सियासत में, इसकी मईशत में इंजीनियरिंग की जाती है, मुल्क को एक ख़ास मुकाम के ऊपर खड़ा किया जाता है, इसको एक दबाव के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो फ़ैसले मनवाए जाते हैं।
لہٰذا میرا تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو خوشخبری ہمیں سنائی جا رہی ہے، جو زنجیریں ہمیں نئی سونے کی پہنائی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے وہ کون سے کمٹمنٹس ہیں جو آپ نے اس ملک اور اس قوم کے حوالے سے کیے ہیں، ذرا وہ بھی ہمیں بتائیے کہ ہم نے وہ بھی بات مان لی ہے، ہم نے یہ بات بھی مان لی ہے، ہم نے یہ والی زنجیر بھی پہن لی ہے، ہم نے وہ والی زنجیر بھی پہن لی ہے. تو یہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا. بقیہ رہ گیا یہ کہ یہ جو ڈالر آئیں گے تو اس سے خوشحالی آئے گی، اس سے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. یہ دیکھیے IMF سے قرضے تو ہم آج سے نہیں لے رہے، یہی حکومتیں تھیں نا، صحیح. کوئی نئی حکومتیں تو نہیں تھیں. یہی پیپلز پارٹی تھی، یہی مسلم لیگ تھی، یہی ماشاء اللہ تھے، یہی IMF کے قرضے تھے، یہی خوشخبریاں تھیں. یہ سال سے، آج سے نہیں، دہائیاں ہو گئی ہیں. تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یعنی وہ سحر کب طلوع ہوگی، وہ اندھیری رات کب ختم ہوگی؟ اب آپ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ چند مہینوں بعد یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. آپ کو اندازہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہے، کس کیفیت میں کھڑا ہوا ہے، وہ کس بحران کے اندر جو ہے وہ دھسا ہوا ہے، کس اذیت ناک زندگی سے کو وہ گزار رہا ہے. زندگی اس کے لیے جہنم بن گئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے کہ آپ کو IMF کے قرضے مل گئے ہیں. یہ قرضے کب عوام کے اوپر خرچ ہوئے ہیں اور آئندہ کون خرچ کرے گا؟ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے مقدمات دیکھے ہیں کسی نے؟ ٹھیک ان کی ٹھیک داستانیں جمع سنی ہیں کسی نے؟ ٹھیک ہے اور جو ڈاکٹر صاحب، عوام یہ ہے بڑا دوسری اہم طرف پوائنٹ کھڑے ہے ہیں، کہ ان وہ کا کب حال پتہ ہے؟ جو قرضے ان لیے کے بارے جاتے میں بھی ہیں. بات کیا کریں نا کہ عوام کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کس حال میں ہیں، کیا چیخ و پکار ہے، کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں. بالکل کوئی اس صحیح کے کہہ رہے ہیں اوپر ڈاکٹر بات نہیں صاحب. کرتا. اور یہ بھی بڑے اہم پوائنٹس ہیں کہ یہ جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ کب عوام پر خرچ ہوتے ہیں یا کب ان سے بہتری کی طرف ہم جاتے ہیں. پھر سے ہم ایک کے اوپر ایک قرضہ لیے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال وہیں کی وہیں رہتی ہے. اصل جو مسائل ہیں جو کہ تو ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے درست فرمایا. اس شامل گفتگو کریں گے. سیف الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. سیف الرحمان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا ایڈ کریں گے معیشت کے حوالے سے؟ خوشخبری حکومت بتا رہی ہے کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ چکے ہیں، IMF کی جس سے جو ڈیل ہونی تھی وہ اب طے پا چکی ہے اور بس اب کچھ دنوں کی سختی ہے، اس کے بعد آسانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر کامنٹ کر دیں اور اس کے بعد پھر جو دوسری صورتحال ہے اس پر بھی آتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک تو میرے بھائی جو ابھی کہہ رہے تھے کہ زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں اور یہ چیزیں، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ہمیں جکڑنا چاہ رہے ہیں. مزید آپ نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ ورلڈ بینک مہربان ہو گیا ہے، یا آپ کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے؟ آپ کے ساتھ مورل کوئی ایسے سپورٹ ہے؟ آپ کے ساتھ قوم کی کوئی سپورٹ ہے؟ ملکی سطح پہ آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ علی بابا 40 چوروں کا ایک ٹولہ ہے جو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے. مسلط ہوا نہیں ہے، مسلط کر دیا گیا ہے. اور جس کی وجہ سے یہ مہنگائی آئی ہے. اور ریلیف کی یہ بات کر رہے ہیں، کون سے ریلیف کی بات کر رہے ہیں؟ ریلیف تو یہی عمران خان تھا. یہ 3.5 سال سے ان کو کہہ رہا تھا. کرونا بھی تھا، اس کا سامنا کر رہا تھا. یہی غیر ملکی طاقتیں بھی تھی، ان کا سامنا کر رہا تھا. یہی جو حکومت میں موجود ہیں، ان کے 30-35 اور اس کے باوجود بھی ان کا کہہ رہا تھا کہ ہم 70 روپے پیٹرول بیچیں گے اور چینی 45 روپے بیچیں گے. تو آج چینی کہاں ہے؟ پیٹرول کس جگہ ہے؟ اور یہ جن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ریلیفیں مانگ رہے ہیں، یہ ریلیفیں نہیں مانگ رہے. یہ انڈو کرنے چلے ہیں پاکستان کے وہ مفادات جو پاکستان کے مفاد میں جا رہے تھے، یا وہ اقدامات جن سے چوروں کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انہوں نے نیب کا کیا حال کر دیا اس ملک کو. آپ ترقی کی طرف گامزن دیکھ سکتے ہیں، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ملک کے فیصلے چور ڈاکو یا وہ لوگ کریں جو خود عدالت زدہ ہو، جن کو عدالتوں میں مطلوب ہو، جن کو سزاؤں کا انتظار ہو، تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس کی اکانومی کو وہ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس دلدل سے اس کو نکال سکتے ہیں. یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خام و خیالی ہے. نہ یہ پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. ہاں، یہ پیسے لے لیں گے اپنے اکاؤنٹ سے، لیکن وہ پیسے تو پہلے بھی ملتے تھے، پھر یہیں سے کنٹینر میں چلے جاتے تھے صاحب، یہ واپس بھی دبئی کہا جا جاتے رہا ہے تھے. کہ جو معاشی دلدل جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، وہ کہ اس میں آپ کا بڑا شیئر ہے. آپ کی جماعت کا 3.5 سال آپ لوگ حکومت میں رہے اور اس معاشی دلدل میں ملک کو ڈالنے کا ایک بہت بڑا جو کریڈٹ ہے وہ آپ لوگوں کو جاتا ہے. تو میری بہن، پھر ہمیں یہ اپنے 5 سال پورے کرنے دیتے، صحیح. نہ امریکہ کے اس کا سہارا لیتے،
نہ ان قوتوں کا سہارا لیتے جن کے ذریعے یہ ہم پر مسلط ہو گئے. اور یہ چور اور ڈاکو جو اپنے مفاد کے لیے یہ 13-15 پارٹیاں جو ایک ہو گئی ہیں, تو یہ عمران خان کو اس کی حکومت کا وقت پورا کرنے دیتے, اس کے بعد نتائج آ پوائنٹ جاتے ٹیکن عوام سیف کے الرحمان سامنے ہم صاحب, پیش فرق ہوتے. کیا آج ہے؟ یہ اگر کہاں یہی کھڑے ہیں کچھ عمران ہونا خان تھا کہاں تو پھر کھڑا ہے, آپ کے کنٹینیو سامنے. رہنے دیتے. پوائنٹ ٹیکن. ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا سیف الرحمان صاحب کہ جن بنیادوں پر, جن معاملات یا اختلافات کی بنیاد پر آپ کے جو پچھلے اتحادی تھے وہ سارے گزشتہ اتحادی آج ہاتھ چھڑانے کی بات کر رہے ہیں اس اتحادی حکومت سے, نہ صرف ہاتھ چھڑانے کی بات بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رد عمل بھی دے سکتے ہیں, اگر مزید اگنور کیا گیا تو معاہدے ختم بھی ہو سکتے ہیں. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور حکومتی صفوں میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے کل میں نے سینٹیرین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا تھا جو ان کے ساتھ ہم آ گئے. اور وہ ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو ان کو فون کر کے کہیں لے گئے یا جن کے کہنے پہ وہ چلے گئے. پارلیمنٹ کی وہ ویڈیو ہے موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. صالح محمد بوتانی صاحب کا وہ ذکر کر رہا ہوں میں, تو وہ کل جو بات کر رہے تھے وہ بھی ریکارڈ پہ. اتحادی ان کے ساتھ جا کے پھنس گئے ہیں, ان کو نہیں تھا پتا, سب باغ دکھائے گئے تھے کہ ہم رش کر دے گا اور پاکستان اکھڑا ہو جائے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ خود بھی پہلے جو ہے اسی سسٹم کا حصہ رہے ہیں, تو اس سسٹم میں وہ سسٹم کو کبھی نہیں قبول کرتے. عمران خان تو دیکھیں پاکستان بنانے آیا تھا, نہ آج تک عمران خان کی کہیں کوئی فیکٹری ہے, نہ عمران خان کبھی اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے. عمران خان کا ویژن تو پورے ملک کا, پورے پاکستان کا, امت مسلمہ کا ہے. تو لہٰذا ایک ایسے شخص کے ساتھ چلنا مشکل کام تھا, یہ حقیقت ہے. لیکن جو استقامت کے ساتھ کھڑے رہے, آج ان کو ٹھیک سیف الرحمان صاحب, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی, کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے پھر رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. بیگ صاحب, جو ان کی بات میں سمجھ پائی ان کی گفتگو سے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہونا ہے, وہ ظاہر ہے وہ لوگ سسٹم کا حصہ تھے اور وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کو جو شکایات تھیں, اور ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اتحاد زیادہ عرصہ چلنا نہیں ہے. اور اب ہر طرف سے آوازیں, سندھ سے, لاہور سے, پنجاب سے, مرکز سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اچھا, ایک تو تھوڑا سا میں سب سے پہلے کہ اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں, ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی میں نے گڈ نیوز یہ نہیں دی تھی کہ پاکستان کو لون مل گیا ہے IMF سے. میں نے یہ کہا تھا کہ معاہدہ طے پا گیا ہے. ہمارے پاس دیکھیے 2 رستے تھے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی آئنسٹائن. ایک رستہ یہ تھا کہ آپ معاہدہ نہیں کرتے, جو جیپٹائز ہوا تھا عمران خان کی وجہ سے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک معاہدہ کیا تھا IMF کے ساتھ اور جاتی سے پہلے اس کو وہ توڑ کے چلے گئے اور انہوں نے سبسڈی دے دی لوگوں کو. ایسے وقت میں جب انٹرنیشنلی پرائزز اوپر جا رہے تھے, انہوں نے آنے والے لوگوں کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کے لیے سبسڈی دے دی, جو معاہدے کے رولز میں تھی کہ آپ کبھی سبسڈی نہیں دیں گے. تو یہ بہت بڑی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک لینڈ مائن کہتے تھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جو قرضہ ملا ہے, قرضہ تو جب معاہدہ طے پا گیا ہے تو وہ ہمیں اس کے ٹرنچ پے کریں گے جو 6 ارب روپے انہوں نے ایگری کیے تھے. اب کہاں پہ خرچ ہوگا؟ خرچ یہ ہوگا کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے کم ہو گئے تھے کہ 1.5 مہینے کی بھی ہم امپورٹ نہیں کر سکتے تھے, یعنی کہ 1.5 منتھ کے لیے بھی نہیں تھے. ایسے میں خدا نہ, جی ہاں, تو ڈیفینیٹلی یہ آیا ہے, کچھ اور اماؤنٹ آیا ہے. دیکھیے, قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض کنٹری ہے. $1 ٹریلین اس نے چائنا کا قرض لے رکھا ہے, $1 ٹریلین اس نے جاپان کا لے رکھا ہے. برے وقت پہ ہر آدمی قرضہ لیتا ہے اور اچھے وقت پہ اس کو پے کر دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا کہاں ہوتا ہے صاحب کہ ہم اچھے وقت پر وہ چیزیں بھلا دیتے ہیں. پھر آپ نے وجہ فرمایا کہ یہ مشکل وقت میں لیا جاتا ہے قرضہ. لیکن پھر اگر اس صورتحال میں جب حکومتیں یہ کہتے ہوئے آئیں کہ یہ جو پچھلی گزشتہ حکومت تھی اس کی کچھ اور معاملات تھے, کچھ اور ایجنڈا تھی, اور یہ اس کا عالمی مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں, پھر اس قسم کی دعواؤں کے بعد اور ہم نے آنا ہے, پھر سب کچھ ٹھیک کرنا ہے, پھر تو یہ تنقید بھی ہوگی, سوالات بھی ہوں گے. میں ہمیشہ ایک مثال ہر ایک کو دیتا ہوں کہ کوئی دکاندار بھی اپنی قیمت خرید سے کم میں کوئی چیز بیچے گا, دکان کچھ دنوں میں بند ہو جائے گی, ڈیفینیٹلی نہیں چلے گی. ایگزیکٹلی ہم وہی فارمولا یوز کر رہے تھے کہ مہنگی چیز کو سستے کے اندر ہم بیچ رہے تھے. تو یہ اب ہمیں زر مبادلہ کے
इससे हमारा जो प्रेशर रुपीस के ऊपर आ रहा था, जो कंटिन्यूसली हमारा डी वैल्यू हो रहा था, वो हमारा कम हो जाएगा। और दूसरी एक गुड न्यूज़ ये है कि हमें कतर जो है वो तकरीबन $3 बिलियन की डेफर्ड पेमेंट के ऊपर गैस दे रहा है। ये जो लोड शेडिंग हो रही है ना, अगर हमें मिलती है उनसे गैस तो हम उसको यूज़ करते हैं, तो लोड शेडिंग सऊदी अरब हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है, चाइना ने ऑलरेडी हेल्प की है हमारी। तो कहने का मकसद ये है कि ये बुरा वक्त अगर हम निकाल लेते हैं, अच्छा हो रही है। लेकिन वो सवालात उठ रहे हैं कि फिर हमें कंटिन्यू अगर करने दिया जाता, अगर यही कुछ करना था, उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करना था इस इत्तेहादी हुकूमत ने, तो फिर गुज़िश्ता हुकूमत में क्या मसाइल थे? वो भी IMF के पास जा रहे थे, वो भी इसी तरीके से मुल्क को आगे लेकर जा रहे थे। जी देखिए, उनमें और हमें फ़र्क ये हो रहा है कि सुबह इमरान खान साहब उठते थे और पूरे लोगों को बुरा भला कहते थे और जेलें भर दूंगा, और उन्हें कर रखा था, इतने केसेस बना दिए थे। ये इत्तेहादी जमातें क्यों? ये कोई आज नून की हुकूमत नहीं है, ये तो एक कोलिजन है, एक इत्तेहादी हुकूमत है, और ये सब लोग आपके पार्टनर्स हैं। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है तो आप उनसे जाके पूछें भाई क्यों छोड़ा है उन्होंने। और देखिए, जब कोलिजन होती है तो उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी बहुत डिमांडिंग होता है, हर आदमी बड़ा सेंसिटिव होता है, और MKM वाले हमेशा एक डिफ़िकल्ट पार्टनर हैं। वो हमेशा डिमांड को ज़्यादा ही करते हैं। उनको थोड़ा सा ये नहीं है कि ये वक्त टफ है, इस वक्त किसी तरीके से हम मईशत को बचाएं, जब हालात सही होंगे तो फिर हम अपनी दूसरी डिमांड्स जो हैं उसको रख सकते हैं, रादर देन इस वक्त रखा जाए। मैं आपको बतला रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने जब सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी, और अगर हम इसी रास्ते पे चलते रहते तो ऑनेस्टली हम जो था श्रीलंका के बाद हम दूसरा कंट्री होते जो डिफ़ॉल्ट हम कर जाते। अब मुश्किल फ़ैसले किए हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है नून को हुआ है। जितनी हमें सख्त फैसला जब आप करेंगी, लोग बुरा भला आप कहेंगे, मगर हमने लोगों को ये भी बतलाना है कि परमानेंट नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है 2 गुड चीज़ें हो रही हैं। एक तो अमेरिका ने ये किया है, चाइना से दोबारा बातचीत शुरू की है कि अब हमने आप पे जो पाबंदी लगा रही थी वो हटा रहे हैं, और ईरान से भी उन्होंने बातचीत की है। और आप समझते हैं कि अगर हम पाबंदी हटाते हैं तो ईरान ऑयल अपना एक्सपोर्ट करेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ठीक, बेग साहब आप समझते हैं कि आप कन्विंस कर लेंगे? आपने कहा कि हमें समझाना है आवाम को भी, और इस वक्त आपके इत्तेहादी भी आपसे डिमांड करे, आप समझते हैं कि ये इनको कन्विंस कर पाएगी ये हुकूमत? देखिए माशाल्लाह हमारे अवाम जो हैं वो बहुत समझदार हैं। उनको ये पता है कि इस वक्त ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में। यूरोप जो है इस वक्त हिला हुआ है। यूरोप आई मीन जिनकी पावर हमसे बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। UAE जैसा कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, आप जाएँ, हमारे से ज़्यादा महंगा पेट्रोल जो है वो UAE के अंदर बिक रहा है। तो ये मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो मैंने कैलकुलेशन की है, और मेरा है इंशाल्लाह 2-3 महीने में ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, तो महंगाई भी नीचे इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब आप अग्री करेंगे बेग साहब से? वो ये समझते हैं कि अवाम बड़े समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। तो कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हर जगह पे जो सूरत हाल है, अवाम कोई बात सुनने के या समझने के मूड में तो नहीं दिखाई देते इस वक्त, लेकिन बेग साहब समझते हैं कि अवाम समझ जाएगी पाकिस्तान की कि ये मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये आलमी मसला है। क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब ने जो जिन चीज़ों की निशानदेही की है और उसको जिन चीज़ों से जोड़ते हुए बात की है, मैं उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, और मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है तो क्या अमेरिका इस रीजन से वापस जाना चाहता है? अगर अमेरिका यहाँ पर रहना चाहता है, और जिसके हवाले से उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, तो उसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट ने अमेरिका के साथ क्या मामलात किए हैं, क्या बातचीत की है, इससे आवाम को बाखबर करना चाहिए। ठीक, आप सिर्फ एक माशी मसले के ऊपर, सिर्फ माशी मसला कोई आइसोलेशन में तो नहीं है, इस माशी मसले के हवाले से इस मुल्क के जो स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं, और जो जिस किस्म के हुक्मरान हैं, जिनको जिस किस्म की, जिसे आप कह रहे हैं इत्तेहादी हुकूमत है, ये हुकूमत कौन सी हुकूमत और कौन से इत्तेहादी, कौन से नुकात हैं जिनके ऊपर इत्तेहाद हुआ है? इस मुल्क की पॉलिटिकल फोर्सेस जो एक दूसरे का पेट फाड़ रही थी, जिनका जो कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर है, जिनको रातों रात अचानक जमा हो गए, यानी 14 पार्टियां हैं, 12 पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां हैं, कितने रंग हैं, जितने भी मिले रंग सब भर दिए तुझमें, वो सारे रंग एक जगह जमा कर दिए गए। किसने जमा कर दिया, कैसे जमा हो गए, क्या एजेंडा है, क्या चाह रहे हैं, कहाँ सौदा कर रहे हैं, कितने में सौदा कर रहे हैं, क्या बार्गेनिंग हो रही है? मईशत तो उसका एक रिफ्लेक्शन है, असल तो पॉलिटिकल एजेंडा है। सही, मैंने पहले भी उस पर सवाल उठाया
मुझे तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक और खुशखबरी सुना दी गई कि कतर ने भी इतने का ये कर दिया है, सऊदी अरब ने भी इतने कर्ज को वो कर डिले कर दिया है, फला कर दिया है, फला कर दिया है। हम अपनी इस कौम के साथ ये मजाक कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं? आप क्या बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को? आप समझते हैं लोगों को नज़र नहीं आ रहा कुछ? आप समझ रहे हैं कि जितने भी अंडे हैं, मैं उनको गंदा भी चले, मैं गंदा भी नहीं कहता, उनको वो सारे एक टोकरी में किसने डाल दिए हैं? वो कैसे एक जगह? भाई काम, कल तक तो मौलाना फजलुर रहमान बुनियाद परस्त थे, कल तक तो ये बड़े रोशन ख्याल थे, और ये कहाँ की रोशन ख्याली, कहाँ की बुनियाद परस्ती, सब यानी जो है वो हाथी और गधे और घोड़े सब एक ही जो है उसमें बांध दिए गए खूंटे के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या लोग देख नहीं रहे? क्या लोग समझ नहीं रहे? उसके साथ साथ ये जो माशी मेहरबानियां हो रही हैं, जिसे आप खुशखबरियां कह रहे हैं, जो फला जगह से आ रही है, जो फला जगह से आ रही है, काश कि आप हमें कोई ये बताता कि हमने फला अपने इजाफी अखराजात जो है वो ख़त्म कर दिए हैं, हमने फला जो लूट मार है उसका सद्देबाब किया है, हमने फला जगहों के ऊपर जो इजाफी पैसे जो है वो लोगों की जेबों में जा रहे थे, हमने उसको बंद किया है। हमने जो है वो अब सिंध किसी को ठेके पे नहीं दिया हुआ है, हमने सिंध के इंतखाबात को दौलत ज़दा नहीं कर दिया है। इन पैसों से जो अवाम को गुलाम बनाया जाता था, हमने उस एजेंडे को कुछ तो बताते, कुछ भी नहीं। बस आप ये समझे कि 2 महीने बाद ही हो जाएगा, हिकमत अमली भी थोड़ी सी शेयर कर दें। एहतजाज हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सवालात हैं, हमारे जहनों में भी हैं। आपने जिक्र किया कि अवाम भी सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक होना चाहिए, बहुत सारे जो मुआहदे होते हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, पीछे पसे पुश्त हो रही हैं, कि किस तरीके से वो सारी चीज़ों को सामने आना चाहिए। आने वाले दिनों के हवाले से क्या हिकमत अमली रहेगी? जी डॉक्टर साहब। जी मुझसे पूछ रही हैं? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, जो हिकमत अमली के हवाले से आप बात कर रहे हैं, हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है जिसने अपनी किसी भी हिकमत अमली को एक्सप्लेन किया हो। कोई पार्टी नहीं है जिसके पास कोई कौमी एजेंडा हो। आप मुझे बताइए, नून लीग है, नून लीग का क्या कौमी एजेंडा है? कल तक तो वो कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो। कौन से वोट को उन्होंने इज्जत दी है और कहाँ पे कितनी इज्जत दी है, वो आपके सामने है। कल तक तो वो जो है कह रहे थे कि लुटेरों ने मुल्क को लूट लिया है, हम उनका पेट फाड़ के निकालेंगे। अब जो है वो उनके साथ खड़े होकर बजट पेश कर रहे हैं, अब जो है वो उनके साथ खारजा की हिकमत अमली तय कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, इस मुल्क की खारजा पॉलिसी की तरजीहात क्या हैं? इस मुल्क की खारजा पॉलिसी में आप जो इस वक्त ताकत का तवाजुन है, उसमें आपका तवाजुन क्या है? आपकी हिकमत अमली रूस के हवाले से क्या है, चीन के हवाले से क्या है, पड़ोस के हवाले से कुछ नहीं पता ना। तो ये एजेंडा कौन इनको ये गुलामों की हुकूमत है जो हमारे ऊपर डॉक्टर साहब, मुसल्लत लेकिन कर दी अब ये सारे सवालात उठाने के लिए जो असल हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें नजर नहीं आती अपोजिशन की आवाज़, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐवान के अंदर है नहीं। आप मुझे बताइए, क्या आपकी पार्लियामेंट में इस पर कोई डिबेट हुई है? नहीं हो रही। मैं वही कह रही हूँ कि नहीं हो रही इस वक्त। ये सारे पॉइंट्स आपने जो गिनवाए, सारे सवालात आपने उठाए, इन पर पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस नहीं है, कोई ये मामला नहीं है। सैफुर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे? वो बड़ी अहम बातें कर रहे हैं डॉक्टर उसामा रजी साहब। नाज़रीन, राब्तो मुनक़िद थी वियो आहे। असीं कोशिशि कयूं था त सैफुर रहमान साहब सां वरी राब्तो कयूं, कोशिशि कयूं था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून सां गॾु बेग साहब मौजूद आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मौक़िफ़ जो प्रोग्राम में शामिल कयूं। ज्ञानचंद साहब खे असांखे वठिणो हो, पर काफ़ी देर ताईं ज्ञानचंद साहब कमिटमेंट बावजूद असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूद कोन्हनि। असां कोशिशि कयूं था उनसां राब्तो बहाल थिए। बेग साहब, कुछ बड़े सवालात उन्होंने इंपॉर्टेंट उठाए हैं। मेरी कोशिश है कि वो जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मौक़िफ़ शामिल हो और सैफुर रहमान साहब से दोबारा रब्ता हो। आप क्या कहेंगे? वो बड़ी अहम बातें कर रहे हैं कि ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें सोचने वाले जहन सोच रहे हैं इस वक्त कि ये किस तरीके से मुआहदे हो रहे हैं, मामला चल रहे हैं और ना कोई चीज़ पब्लिक हो रही है, चीज़ें मसाइल जू के तू हैं। कैसे ये मामला आगे बढ़ेंगे? नाजिया, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब काफ़ी बिटर हैं और उनका बिटर होना बनता भी है, क्योंकि जब हुकूमत से आप चले गए हैं तो बहुत कम लोग होते हैं कि सदमे को बर्दाश्त करते हैं। शायद उनसे हो नहीं रहा, और वो जो बातें कर रहे हैं हिकमत अमली उसमें नहीं है। या तो आप ये बतला दें कि जी ये गलत चीज़ है। 3.5 साल आपने ये बतलाइए कि क्या बेहतरी की जब आप छोड़ के गए तो ज़र मुबादला के ज़खायर इतने थे कि आपने कर्ज़े इतने लिए थे कि 2 हुकूमतें
यानी कि नून और पीपी ने मिलकर नहीं लिए थे जितने आपने कर्ज ठीक, लिए। डॉक्टर अब आप डॉक्टर साहब ये कह रहे थे मुझसे मुझसे, डॉक्टर साहब जमात इस्लामी से हैं, अच्छा सैफ उर रहमान साहब अच्छा सॉरी हाँ सर ठीक। एनी हाउ, जी। दूसरी बात ये हो रही है कि ये हालत था जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, सऊदी हमसे नाराज़ था, क्यों हमारी हेल्प कर रहा है, इसलिए कर रहा है। चाइना हमसे शदीद नाराज़ था, आपने जो सी पैक जो थी उसको बिल्कुल ही डिले कर दिया था और उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी, तमाम कंट्रीज आपसे नाराज़ थे। अब देखिए हो ये रहा है कि तमाम, और वो किसी पार्टी को साथ लेके चलने को तैयार नहीं थे, ना वो पीपल्स पार्टी को साथ बैठने को। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने एक से ज़्यादा बार ये कहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप साइन करें, बैठें हमारे साथ, ताकि हम मईशत के ऊपर सियासत नहीं करें, हम दूसरी चीज़ों पर सियासत करें। वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। उनका यह है कि जी बस मैंने जो करना है वो अकेले सोलो फ्लाइट करनी है, अकेले करना है, बाकी सब चोर हैं। और मैं जो हूँ मतलब एक आदमी हूँ जो हुकूमत को मतलब सूट करता है, चाहे इदारों को वो साथ लेके चलने को तैयार नहीं है, पार्टियों को वो लेके चलने को तैयार नहीं है, अवाम को वो लेके चलने को तैयार नहीं है। वो तो हमेशा ये है कि हमें सोलो फ्लाइट करनी है और मैं पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का जो हल है वो उनके पास है, अकेले कुल वो हैं। एक जो पॉइंट बार बार सामने आ रहा है वो ये है कि ठीक है ये सारे मामलात अपनी जगह आपने गिनवाए कि वो बैठने को तैयार नहीं थे, हम बात करना चाहते हैं मईशत पर और दूसरे मामला पर बात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में वो चीज़ें दिखने में तो आ रही हैं, लेकिन मसला ये है कि जैसा हमने जिक्र किया कि हुकूमत के पास बहुत सारे इस वक्त मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, पॉलिटिकल महाज पर चैलेंजेस हैं, आपने जिक्र किया कि खारजी महाज पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चैलेंजेस हैं, इसके साथ साथ मईशत के चैलेंजेस हैं, जो है बहुत सारे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जी हाँ, तो इन सारे चैलेंजेस को हुकूमत कर पाएगी, इन सरवाइव कर पाएगी सारी? देखिए ना जी, 2-3 जो बड़े फैसले हुए हैं और सबने मिलके किए हैं, मैं नून का क्यों डिफेंड करूं। अब देखिए एक तो ये सुपर टैक्स जो लगा 10%, यानी कि अमीर तबका जिनकी करोड़ों के अंदर इनकम है उनको वन टाइम उन्होंने कहा है कि आपको 10% और पे करना पड़ेगा। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो सुपर रिच लोग होते हैं उन पर 10% आप टैक्स लगाएं। फिर आपने दूसरी बड़ी चीज़ जो कहते हैं ना कि हुकूमत को भी कुछ करके दिखाना चाहिए। दूसरी बात ये हुई है कि लग्जरियस आइटम्स उन पे सब पे आपने पाबंदी लगा दी है, कोई चीज़ नहीं आ सकती जिससे 4 से 6 अरब डॉलर हमारी। दूसरी तरफ पीटीआई गई है, हमारा $18 बिलियन का जो था करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा था, यानी कि हमारी इंपोर्ट 75 बिलियन थी, हमारी एक्सपोर्ट जो थी वो सिर्फ 30 थी। अब क्या हुआ है कि आपको सुन के खुशी होगी, इन 3 महीनों के अंदर वो हमारी जो 16 बिलियन था वो गिर के 10 बिलियन के ऊपर आ गया करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसकी बड़ी ज़रूरत थी, उस पर भी पाबंदी हमने लगा दी है। तो कहने का मकसद ये है, अच्छा तमाम वज़रा के जो फ्यूल वगैरह उनको मिलता था वो कम कर दिए गई हैं तमाम चीज़ें। देखिए हर एक को, अमीर को भी इस वक्त बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, गरीब का तो डेफिनेटली वो कर रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि जो बड़े फैसले इस वक्त हुकूमत ने किए हैं, और वो हुकूमत कोई नून के फैसले नहीं है, उसमें पीपीपी भी शामिल है, इसमें जीएओआई भी शामिल है, उसमें सब लोग शामिल हैं। अगर हम किसी तरीके से गुजार, मगर हो ये रहा है कि इमरान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि हालात जो हैं वो संभलें और मईशत जो है वो संभले। बस उनका ये है कि अभी फिर उन्होंने कॉल दे दी है, इससे पहले भी कॉल दे रहे थे। कंटिन्यूसली अगर ये चीज़ हो रही है, हमारे हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, क्यों कोई बाहर का इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर इन हालात के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। इस वक्त चाहिए उनको सियासत अपनी जगह रखें, इलेक्शन होंगे, आप आइए, आप जीत जाते हैं, आप आगे बैठ जाएं, मगर इस वक्त मईशत से नहीं खेलें, क्योंकि अगर मईशत से हम खेलेंगे इसका नुकसान नून को नहीं होगा, पीपीपी को नहीं होगा, इसका नुकसान जो है मुल्क को हो रहा है और आवाम को हो रहा है। बेग साहब बड़ी अच्छी बातें आपने की, लेकिन अगर ये 3 महीने पहले ये बातें आपकी जमात ने या दूसरी इत्तेहादी जमातों ने भी सोची होगी, उस वक्त भी यही हालात थे और उस वक्त भी हमने देखा कि एहतजाज पे एहतजाज थे। जमात इस्लामी से डॉक्टर उसामा रज़ी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो किसी भी तौर किसी एहतजाज का, किसी किस्म की जो महाजराई है उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इन हालात में आप क्या कहेंगे, वो मैच्योरिटी की बात करें कि सियासी बलूगत का मुजाहरा हर तरफ से होना चाहिए? देखिए मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो मुआशी बहरान होता है वो खला में नहीं होता, बल्कि मुआशी बहरान जुड़ा हुआ है आपकी फॉरेन पॉलिसी के साथ, मुआशी बहरान जुड़ा हुआ है आपके मुल्क के नज़्म हुक्मरानी के साथ,
آپ کے حکمراں طبقے کے رویوں کے ساتھ اور آپ کی عوام کی جو کیفیت ہے اس پوری کیفیت کے ساتھ، آپ کے پورے صحیح۔ سماجی ڈھانچے سے یہ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میثاق معیشت ہونا چاہیے، تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی میثاق سیاست کیا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آئندہ کے معاشی اہداف طے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایک مقروض ملک ہیں، آپ کا سیاسی توازن، میں نے یعنی ایسا لگتا ہے جیسے ہم دیواروں سے بات کرتے ہیں اور پھر بات کہیں سے کہیں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کا پھر میثاق سیاست کیا ہے، آپ اس کو سامنے لے کر آئیے۔ ایک عمران خان کے اوپر رکھ کے کہ جی دیکھیے گفتگو کی 3 سطحیں ہوتی ہیں۔ پہلی سطح یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی فرد کے اوپر بات شروع کر دیں، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت برا ہے، یہ گفتگو کی پست ترین سطح ہوتی ہے۔ دوسری سطح ہوتی ہے کہ آپ واقعات پہ گفتگو کر دیں، اور تیسری سطح ہوتی ہے جو بہترین سطح ہوتی ہے کہ آپ نئے چیلنجز کے اوپر بات کریں، نئے ایشوز کے اوپر بات کریں، اس سے پیدا ہونے والے امکانات کے اوپر گفتگو کریں، آپ اس سے جڑی ہوئی پوری صورتحال کو جو ہے اس کے ساتھ ایک منظرنامے پہ لے کر آئیں اور اس کے اوپر کوئی سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ صحیح۔ آپ یہ کہیں کہ یہ بس معیشت یوں ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے اور یوں نہیں کرنا چاہیے اور عمران نے یہ کر دیا، عمران نے وہ کر دیا۔ عمران نے 3 سال، کیا یہ 3 سال میں یہ ملک اس مقام پہ پہنچا ہے؟ یعنی میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، میرا تعلق، میرا خیال ہے میری آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے تو سنائی نہیں دے رہی، سنائی دے رہی ہے تو سمجھی نہیں جا رہی۔ بھائی میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، میں کوئی بٹر نہیں ہوں، میں کوئی، یہ ایک عام آدمی جتنے غصے میں ہے نا، لگتا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے اس بات کا، اور اگر کسی کو غصہ نہیں آ رہا ہے تو حیرت اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ اتنے بدترین حالات ہیں، کسی کے ماتھے پہ بلی نہیں پڑ رہا ہے، ان کی خوشیاں ختم ہی نہیں ہو رہی، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کا جو سیاسی جو جسے کہتے ہیں، میں اچھے الفاظ نہیں ہیں، وہ سامنے ہی نہیں آ رہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں، آپ اس ملک کے اطراف میں علاقائی سیاست کے حوالے سے آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ تو آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو بیان کیجئے نا، جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ سنجیدہ گفتگو ہو۔ اور کیا آپ نے وہ سارے کام نہیں کیے؟ کیا بلاول بھٹو جو ہے وہ کہاں پہ ٹانگنے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے تو وہ کن حالات میں پہنچے تھے؟ کیا اس کے اگلے دن جو ہے وہ یہ سارے حالات خراب ہونے شروع ہوئے؟ آپ کی حکومت آئی ہے تو یہ ایک دم سے ملک جو ہے یہ ایسی باتیں کر کے آپ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ سالہ سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں، حالات و واقعات کے حوالے سے جو آپ نے عکاسی کی وہ بھی درست ہے، لیکن اب کہیں نہ کہیں سے تو شروعات ہونی ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، وے فارورڈ کیا ہے ساری صورتحال میں، اس پر ضرور روشنی ڈالیے۔ دیکھیے میں وے فارورڈ آپ سے بتاؤں، جن 14 پارٹیوں کا یہ اکٹھ ہے، جی اس میں وہ پارٹیاں نہیں ہیں کہ جو اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں۔ اگر یہ پارٹیاں اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوتی تو ضرور ان سے بات ہونی چاہیے۔ یعنی بات کرنے کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ کوئی کٹ پتلیوں کا کھیل ہو رہا ہے کہ سب اچھلنا شروع کر دیں، سب تماشا شروع کر دیں۔ یعنی بات کس سے ہوگی؟ شہباز شریف صاحب سے بات ہوگی؟ یار خدا کا خوف کیجئے بھائی، آپ کس سے بات ہوگی فورن افیئرز کے اوپر؟ بلاول بھٹو صاحب سے بات ہوگی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی بلاول بھٹو انہوں نے اب تک کیا اس ملک کے فورن افیئرز کے اوپر، اس ملک کو، اس قوم کے سامنے کیا ایجنڈا رکھا ہے اب تک کہ اس کے اوپر ان سے بات کی جائے؟ یعنی بات کس سے کی جائے؟ آپ نام تو بتائیے نا۔ وہ لوگ جنہوں نے لوٹ مار کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے، معاف کیجئے گا، جس کی وجہ سے آج پوری قوم جو ہے وہ بلبلا رہی ہے، اور آپ کو ان کا بلبلانا بھی برا لگ رہا ہے، تو آپ یعنی بات کہاں سے شروع کی جائے؟ ڈور کا کوئی سرا تو بتائیے۔ آپ کی اپنی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ آپ کی اپنی خود مختاری کیا ہے؟ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر فیصلوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک شخص جو اعتزاز احسن اور تاج حیدر جیسے لوگوں کے اوپر پیراشوٹ سے آگے بیٹھ جائے تو کیا ہم کہیں کہ اچھا اچھے بچوں کی طرح سب لوگ ڈائیلاگ شروع کر دیں؟ یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ بات، یعنی چلے ٹھیک ہے عمران غلط کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت برا آدمی ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہتا، اس کو وہ میرے ایجنڈے پہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کس سے بات کریں بھائی؟ کیا بات کریں؟ ایجنڈا تو بتائیے، کوئی سنجیدگی آپ دکھائیے تو صحیح۔ صرف یہ کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ جس کھیل کو اس ملک میں کھیل رہے ہیں، وہ کھیل خراب نہ ہو بس، اور وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کیا حال کر رہے ہیں، حال کر دیا ہے اس ملک کا، اور کہاں پہنچانا چاہتے ہیں اس ملک کو؟
ठीक ठीक। थोड़े रहने डॉक्टर दें। साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं जवाब लूंगी बेग साहब से। आपने बहुत सारी बातें की हैं और हालात और वाक़यात को आपने बयान किया है कि हम कहाँ से किसकी तरफ देखें और किससे बात करें। बेग साहब वो उनकी जो थ्योरी है आपने सुनी, जो आइडियोलॉजी जिस पे वो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, और सारी बातें आपके सामने, आप क्या उसमें ऐड करना चाहेंगे? नाजिया देखिए, मुझे ज़्यादा खुशी होती कि डॉक्टर साहब को हिकमत अमली बतलाते, वे फॉरवर्ड किया है कि जी ये गलत है, ये अच्छा तरीका है, ठीक, और कैसे आगे जज्बाती बढ़ना है? हाँ आगे क्या बढ़ना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो मुझे ज़्यादा खुशी भी होती है और थोड़ा सा मैं इम्प्रेस भी होता। देखिए ये आपकी जो जगह, ये फोरम यहाँ पे जज्बाती मुझे तकरीर करने का नहीं है। मेरा यहाँ है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बतलाए सही। जाएँ। कभी भी इस हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हम बात करने को तैयार नहीं हैं। ये ऑफर तो उन्होंने इमरान खान साहब को भी दी है और दूसरी पार्टियों को भी दी है, आइए और हमारी इस क्या कहते हैं इसको ये जो इस वक्त हुकूमत है, इसमें तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास सिर्फ एक और दो दो सीटें हैं, उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो दूसरी जमातें जो बाहर हैं वो भी आप हमारे साथ आएँ और देखिए कलेक्टिवली आप बतलाइए कि सर ये तरीका नहीं है, इसका ये वे आउट है। रादर देन मैं क्रिटिसाइज़ करता रहूँ कि तबाही हो गई, बर्बादी हो गई है, ये बतलाइए हु इज़ द राइट पर्सन जो आप सोचते हैं कि मुल्क को इस वक्त इस मझदार से जो है वो निकाल सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि देखिए जो कलेक्टिव विजडम होती है वो हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है और इस वक्त तमाम जमातें बैठी हुई हैं। हम ये नहीं कहें कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो, आपको यकीन करें कि उस आदमी को, हालांकि ही इज़ अ यंग पर्सन बट एक ऐसी फैमिली का है जिसने आँख जब खोली तो ये तमाम चीज़ें देखी घर के अंदर। ही इज़ अ गुड वज़ीर ख़ारजा जिसकी तारीफ़ हो रही है इस वक्त तमाम जगहों पे। आप और किसी को आप ले लिए, रबाना खर जो है उनकी ड्यूटी है, शी इज़ डूइंग। देखिए हमारा क्या हो गया, हम इंशाल्लाह FATF से बाहर निकल आए हैं, आपको पता होगा। आपको शायद ये सुन के बाद खुशी होगी कि हम इंशाल्लाह ये यूरोपियन यूनियन जो है हमको वो भी फैसिलिटी दे रही है, जिसकी जो एक्सटेंड कर रही है, उस पर भी बातचीत हमारी हो रही है। IMF ने भी हमें मतलब बिल्कुल ठीक है तो नबीक साहब, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की भी बात कर रहे हैं कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है इन सारे जो होते हैं मामलात 2 का। महीने में नहीं होते नाजिया, उसके लिए ठीक। थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह मुझे यही टाइम का सिलसिला, इससे पहले वाली हुकूमत भी यही कहते रही और अब भी हम सुन रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3.5 साल को आप 3 महीने से तो कंपेयर नहीं कर सकते। जी हम नहीं कर रहे, लेकिन बेग साहब इसके पहले भी हमने देखा और इससे पहले भी आपकी हुकूमतें रहीं जब भी, तो ये कंपैरिजन का जो सिलसिला है वो भी साल से चला आ रहा है। एक और चीज़ बेग साहब आपकी तरफ, इसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगी हाँ। कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त सारी पार्टीज़ बैठी हैं और हम समझते हैं कि मिलकर बैठने से, मिलकर बात करने से कोई वे फॉरवर्ड हम तलाश कर सकते हैं। क्या ये हुकूमत कुछ इनिशिएट करेगी इस सिलसिले में? जब आप लोग अपोजिशन में थे तो अपोजिशन में रहते हुए इस हुकूमत के आगाज़ में, उस पिछली हुकूमत के आगाज़ में उनको एक ऑफ़र दी गई थी कि मिसा के मईशत के लिए हम सब साथ बैठने को तैयार हैं। अब पावर्स आपके पास हैं, लोग आपके साथ हैं, तो अब इस तरह की कोई बात हो रही है? नाजिया एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार उनको ऑफ़र दी गई है कि आएँ, बैठें, बात करें। ठीक, मगर वो तो किसी की शक्ल देखने को तैयार ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी मुझे तो बस इलेक्शन चाहिए और मुझे आप ला के दोबारा बिठा दें तो सब चीज़ ठीक है, और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं किसी से बात करने को तैयार हूँ। सियासत में थोड़ी सी आपने मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है, पुख्तगी दिखानी पड़ती है और सॉफ्टनेस भी आपके अंदर होनी चाहिए। वो उनके अंदर नहीं है और वो क्या कर रहे हैं कि बस सड़कों की सियासत जो है वो कर रहे हैं, जिससे मुल्क को जो है इस वक्त नुकसान हो रहा है। मेरे ख़्याल से सेंस प्रिवेल करना चाहिए। और देखिए सब कुछ होने के बाद ये आप अप्रिशिएट करेंगी कि सुबह शहबाज शरीफ साहब काम शुरू करते हैं और रात को ख़त्म करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वो लैंग्वेज यूज़ करते हों जो इमरान खान साहब शुरू करते थे सुबह से और रात तक कि ये वो जगह है, सियासतदान चोर हैं। हमें भी उन्होंने बिजनेसमैनों को चोर बना दिया था, बिजनेसमैन चोर हैं। और ये बातें यहाँ नहीं करते थे, ये मुल्क से बाहर जाके करते थे। यही वजह हुई 3 सालों में $1 अरब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई कि यार चोर मुल्क है जब, जिसका वज़ीर आज़म खुद कह रहा है, तो हम वहाँ पर क्यों जाएँ। कम से कम ये चीज़ें नहीं हो रही हैं और वो काम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। बड़े बड़े जो इस तरह के फैसले किए गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। ठीक। बेग साहब प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब से लेंगे। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप आखिर में? देखिए इस मुल्क में 75 साल से जो थीसिस इस्टेब्लिश हुआ है वो मौजूदा हुक्मरान तबके की शक्ल में इस्टेब्लिश हुआ है, और इस मुल्क का जो बदतरीन बहरान है वो इसी हुक्मरान तबके की देन है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس 75 سال کی کارکردگی کو دیکھنے کے بعد کوئی نالائق اور احمق آدمی ہی ہوگا کہ جو ان وعدوں کے اوپر بھروسہ کرے گا. لہٰذا میری پہلی تجویز یہ ہے کہ ان کو قوم سے ہاتھ جوڑ کر اور معافی مانگ کے اپنے گھر جانا چاہیے. ان کو اس قسم کی دھوکے بازیوں میں مزید نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم 2 مہینے بعد یہ کر دیں گے اور 2 سال بعد یہ کر دیں گے. یہ آپ کے 2 سال کیا جو 4 دفعہ حکومت کرنے کے بعد وہیں پہ کھڑا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر جو ہے یہ کہیں گے کہ اس سے وہ کچھ ڈیلیور کریں گے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں, یہ وہ مٹیریل ہی نہیں ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو اس ملک کی سیاست کے لیے بہت زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں, مہلک سمجھتا ہوں. ایسے لوگوں کو پروٹوکول دینا, ایسے لوگوں کو ایک سیاسی لیڈرشپ کا اور پولیٹیکل ورکر کا اسٹیٹس دینا بھی میں سمجھتا ہوں سیاسی کارکن کی توہین ہے. اب ہم زیادہ پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا, کیونکہ ساری پارٹی انہیں گھر جانا چاہیے, انہیں آرام کرنا چاہیے, اور عوام کو تھوڑی بہت آزادی دے دیجئے, عوام کو اختیارات دے دیجئے. عوام اپنے فیصلے, اپنی تقدیر خود بدل لیں گے. یہ ملک عوام نے خود بنایا ہے, آپ نے بنا کے نہیں دیا ہے. اس ملک کو تعمیر عوام نے ابتدائی طور پہ خود کیا تھا. 10 پلس جی ڈی پی تھا پاکستان کا جب پاکستان بنا تھا, اور شروع کے 10 سالوں میں اس ملک کے عوام نے وہاں تک پہنچا دیا تھا. پھر انہوں نے قبضہ کر لیا. ان سے تو بس ایک التماس ہے, عمران جو کہتا ہو مجھے نہیں پتا عمران کا کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے, لیکن میری تو ان سے التجا ہے کہ خدا را آپ لوگ گھر جائیں, آرام سے بیٹھیں. یہ آپ کا اس قوم کے اوپر بڑا احسان ہوگا. ٹھیک, ون لائنر کچھ نہیں, زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ ہمیں تو گھر بھیج رہے ہیں, یہ بھی بتلا دیتے ہیں کہ ہمارے بعد ان کے بعد کون آئے گا. آپ نے آنا ہے تو اپنا نام لے لیں, آپ اس کا غم نہ کریں. اور پاکستان جو بنا ہے لوگوں نے بنایا ہے, مگر اس کے ساتھ ہی ایک لیڈرشپ تھی, قائد اعظم کی لیڈرشپ جو تھی اس نے مطلب یہ مہم چلائی اور پاکستان بنا. تو اس طرح کے جذباتی کہہ دینا سب گھر چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت کون کرے گا؟ لا اینڈ آرڈر کون دیکھے گا؟ حکومتوں سے معاہدے کون کرے گا؟ آئی ایم ایف بھی کسی سے معاہدہ کرتی ہے, وہ لوگوں سے معاہدہ نہیں کرتی. کسی کا ہونا ضروری ہے حکومت میں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ جب سب لوگ اگر گھر چاہیں, بیگ صاحب کہتے ہیں سب لوگ آپ کہنے کہ گھر چلے جائیں, آرام کریں. میں صرف 1% حکمراں طبقے کے بارے میں کہہ رہا ہوں. سب لوگوں کو کون, یہ تو 99% لوگوں کا ملک ہے نا. جی میں کہہ رہا ہوں ان کے سپرد جن کا یہ ملک ہے, آپ یہ ملک ان کو دے دیجئے. ان کے سپرد ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج کے پروگرام کے لیے. بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کچھ دیر लाइ सैफ रहमान साहब हुआ पर उन्हनि जे पासे ॾे टेक्निकल को इशू हो जंहिंजे करे असांखे वधीक वक़्तु न ॾेई सघिया, ऐं कमिटमेंट बावजूदि ज्ञानचंद साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु न हुआ, जंहिंजे करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ असां शामिलु न करे सघियासीं. गुफ़्तगू उहा ॿुधी ऐं जेका ॻाल्हि डॉक्टर साहब कई एंड में, त जेको जिन जो मुल्क आहे यानी उन्हनि ॻाल्हि कई त ताक़त जो जेको सरचश्मो आहे उहो अवाम आहे, अवाम जे हथ में ई समूरा मामला हुजणु घुरिजनि. ऐं बेग साहब जो मौक़िफ़ बि उहा ॿुधो, उन्हनि तफ़सीली ॿुधायो त छा ही हुकूमत करे पई, छा करणु वञे पई, ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में उन जे जेके रिज़ल्ट साम्हूं ईंदा उन्हनि ते बि उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो. वरी जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.